जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 13 मार्च के करंट अफेयर्स जो कि प्रीलिम्स परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि यूपीएससी और पीसीएस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में इसने कहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें कथन 1 दिया है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1970 में मिरवेद यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM की तैनाती के साथ हुई। कथन दूसरा कह रहा है कि MIRV तकनीक संभावित लक्ष्यों की संख्या बढ़ाकर मिसाइल की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो भारत ने क्या किया है, हाल ही में जो मिसाइल प्रौद्योगिकी है उसमें महत्वपूर्ण प्रगति की है, और उसी के साथ ही हम लोग कह सकते हैं कि जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV उनकी क्षमताओं वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO उसके द्वारा जो मिशन दिव्यास्त्र नाम का जो हम लोग कह सकते हैं कि जो सफल परीक्षण या सफल उड़ान परीक्षण जो आयोजित किया गया है वो एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है, क्योंकि इसने पहली बार देखोगे तो स्वदेशी रूप से जो विकसित अग्नि 5 जो मिसाइल है एकीकृत यानी कि MIRV प्रौद्योगिकी को उसको इसने क्या किया, इंडिकेट किया, इसने इसको चिन्हित किया है। वहीं जो कह रहा है पहले वाले स्टेटमेंट में कि अमेरिका में ये जो है अमेरिका में 1917 में इस ICBM की तैनाती के साथ हुई, तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और दूसरे में याद रखिएगा जो MIRV है एक मिसाइल को जो है कई हथियार यानी कि 3-4 हथियार ले जाने की अनुमति देता है, जिनमें क्या होता है कि प्रत्येक स्वतंत्र रूप से अलग अलग स्थानों को निशाना बनाने में सक्षम है, यानी कि दूसरा वाला भी हमारा ठीक है। ठीक है, तो याद रखना इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 2 एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसने इसमें कथन 1 दिया है दिव्यांगजन अधिकार यानी कि RPWD अधिनियम 2016 के बारे में यह बात कर रहा है, और इसमें इसने कहा है कि दिव्यांगजन अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन करता है, जिसका अनुमोदन भारत के द्वारा वर्ष 2007 में किया गया था। सेकंड में कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD ने सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगजनों यानी कि PWD के लिए आवागमन में सुधार करने हेतु कदम उठाए। तो उपरोक्त कथनों में या उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है उसके बारे में हम लोगों से ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा दिव्यांगजन अधिकार जो है RPWD अधिनियम 2016 उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, इसमें यहां ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, ये भी और ये भी। क्यों? क्योंकि ये बात कर रहा है किसके बारे में, RPWD के बारे में, और ये CPWD के बारे में। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसमें जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन कथन A2 जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहां ये जो स्टेटमेंट है वो CPWD के बारे में और ये RPWD के बारे में, लेकिन दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी जांच के दौरान CAG की सहायता से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग द्वारा प्रदान की गई रिपोर्टों का ऑडिट करना है। सेकंड में कह रहा है कि इसमें अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 राज्यसभा से और 7 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। याद रखना यहां जो बात कर रहा है ये हमसे लोक लेखा समिति के बारे में ये बात कर रहा है। जो लोक लेखा समिति है अगर इसकी हम लोग बात करें तो याद रखना लोक लेखा समिति इसका प्राथमिक दायित्व क्या होता है, जांच के दौरान जो CAG है उसकी सहायता से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इनके द्वारा प्रदान की गई जो रिपोर्ट होती है उनका ऑडिट करना होता है। यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो कह रहा है कि अधिकतम
तो याद रखना पीएसी में जो है अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, यहां इसने उल्टा कर दिया है, यानी कि ये जो है अपने लोकसभा के होते हैं, ठीक है, लोकसभा के, और ये 7 सदस्य जो हैं ये राज्यसभा से चुने जाते हैं, राज्यसभा से। क्योंकि याद रखना, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और सदस्यों को एकल हस्तांतरण या हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है उसके द्वारा वर्षीय तौर पर चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक इसका ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई के बारे में यहां इसने पूछा है। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ईसीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है कि संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं और संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है। संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी आगे की नियुक्ति से नहीं रोका जा सकता। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत का निर्वाचन आयोग, याद रखना भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है? एक स्वायत्त सांवैधानिक प्राधिकरण है जो कि भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि निकाय जो है भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा या देश में जो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, इनके पदों के लिए निर्वाचन का प्रबंध करता है। और इसका राज्यों में देखेंगे तो पंचायतों में, राज्यों में पंचायतों में नगर पालिकाओं के निर्वाचन से कोई सरकार नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। यानी कि इसके लिए भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। ठीक है, इसकी सीमाएं भी अलग अलग है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक ये निर्धारित नहीं की गई हैं। यानी कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। संविधान में चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और संविधान ने सेवानिवृत्ति हो रही जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको सरकार के द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया गया है, यानी कि थर्ड वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो राइट आंसर बन जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। ठीक है, केवल दो। अगला क्वेश्चन, सॉरी इसका ए बन जाएगा, केवल एक। ठीक है, केवल एक। इसने पूछा कितने कथन सही हैं, तो हमारा एक कथन सही है। ठीक है, केवल एक कथन सही है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में यह कह रहा है भारत इंडोनेशिया संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसने कि इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। सेकंड में कह रहा है कि दोनों देश G20 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। तीसरे में कह रहा है कि रामायण और महाभारत के महान महाकाव्यों की कथाएं इंडोनेशियाई लोक कला और नाटकों का स्रोत बनी हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, और इनमें से कोई भी नहीं। याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करें इंडोनेशिया और भारत के संबंध के बारे में तो वाणिज्यिक संबंध, देखो आसियान क्षेत्रों में देखोगे तो इंडोनेशिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश बनकर के उभरा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, ये कह रहा है कि इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक, तो याद रखना इंडोनेशिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा, ना कि पहला। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। और द्विपक्षीय व्यापार सत्र अगर 2005-06 में देखोगे तो लगभग 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के, और 22-23 में देखोगे तो 34.84 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हो गया था। ठीक है ना। और राजनीतिक संबंध की बात करें तो दोनों देश जो है एशियाई और अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक थे, जिसके कारण 1955 में 1955 में जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था और 1961 में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई उसको लेकर के, फिर 1991 में भारत द्वारा, ध्यान रखिएगा, लुक ईस्ट नीति जो है, लुक ईस्ट नीति अपनाने के बाद
इससे जो है द्विपक्षीय संबंधों में तेजी से विकास होने लग गया था। यानी कि दोनों देश G20 पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। यानी कि सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है अपना बिल्कुल राइट है। अगर सांस्कृतिक संबंध की बात करें इसमें जो कह रहा है तो हिंदू, बौद्ध और बाद में देखोगे तो मुस्लिम धर्म, इन्होंने भी भारत के तटों से इंडोनेशिया की यात्रा की। रामायण और महाभारत के जो महान महाकाव्य हैं इनकी कथाएं इंडोनेशियाई लोक कला और नाटक होते हैं उनका स्रोत बनी हुई है। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा ठीक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। इसमें हमारे 2 कथन सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में यह बात कर रहा है, इसने पूछा है अगले क्वेश्चन में कि भारत बांग्लादेश पर्यटन मेला पर सेमिनार किस शहर में आयोजित किया गया? किस शहर में आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, इसने ऑप्शन नंबर 1 दिया है हम लोगों को दिल्ली, सेकंड है ढाका, तीसरा है कोलकाता और फोर्थ है पावना। फोर्थ ऑप्शन है हमारा पावना। तो याद रखना, इसने पूछा किसके बारे में हम लोगों से? मेले के बारे में। किसके बारे में? मेले के बारे में। तो बांग्लादेश में याद रखिएगा, ढाका में भारत बांग्लादेश पर्यटन मेला इसका आयोजन किया गया है और बांग्लादेश में भारत के उच्चायोग ने जो है इस कार्यक्रम के लिए भारत बांग्लादेश यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि IBCCI और बांग्लादेश आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन यानी कि बोटोआ इसके साथ सहयोग किया है। और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने जो है दोनों देशों के बीच क्या किया है? कनेक्टिविटी की प्रगति पर प्रकाश डाला है। यानी कि इस कार्यक्रम में अलग अलग भारतीय राज्यों की जो हस्तशिल्प वस्तुएं हैं उनको प्रदर्शित किया गया है, जिसमें बिदरी कला, ब्लू पॉटरी, डोकरा आभूषण ये सब शामिल है। यानी कि बोटोआ के अध्यक्ष आप लोग याद रखिएगा इकबाल महमूद हैं और IBCCI की जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? M शोएब चौधरी। उन्होंने जो है सेमिनार में भाग लिया था और जो हस्तशिल्प जो वस्तुएं प्रदर्शित की थी उनकी काफी सराहना भी इन्होंने की। और इसका उद्देश्य क्या था कार्यक्रम का? तो याद रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच जो पर्यटन और जो सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है उसको बढ़ावा देना। यानी कि दोनों देशों के बीच जो घनिष्ठ संबंध है, जो रिलेशन है, उसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढाका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है हम लोगों से कि मार्च 2024 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के अध्यक्ष के बारे में इसने पूछा है कि NCSC के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसने ऑप्शन नंबर ए दिया है हम लोगों को, किशोर मकवाना। सेकंड ऑप्शन है लव कुश कुमार, तीसरा है नेट्टर श्रीवास राव और ऑप्शन डी है AN डे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किशोर मकवाना। याद रखना, श्री किशोर मकवाना जो है उन्होंने नई दिल्ली राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी जो प्रतिबद्धता है वो व्यक्त की है। यानी कि श्री मकवाना ने जो है अनुसूचित जातियों के खिलाफ अन्याय, अत्याचार, इन सब को रोकने में आयोग की सक्रिय भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। क्योंकि इनकी पिछली भूमिकाओं में देखोगे तो जो बीजेपी पार्टी है उसकी गुजरात की इकाई के हम लोग कह सकते हैं कि संयुक्त प्रवक्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया है और पत्रकार और स्तंभकार भी इनका कार्य पेशा रहा है। ठीक है, तो मकवाना कई पुस्तकों के लेखक भी रहे हैं जो विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद जैसे सामाजिक क्रांतिकारियों पर केंद्रित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है कौन सी राज्य सरकार हिंदू वर्ष 2081 को गौवंश रक्षा पर्व के रूप में मनाएगी? क्वेश्चन काफी अच्छा है, याद रखिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसने कहा है कि कौन सी राज्य सरकार हिंदू वर्ष 2081 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगी? ऑप्शन ए दिया है इसने उत्तर प्रदेश, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है इसमें जो है बिहार और फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो है हिंदू कैलेंडर वर्ष 2081 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर
मोहन यादव। उन्होंने गौ संरक्षण कानूनों को मजबूत करने और गौपालन को बढ़ावा देने की पहल घोषणा की है। राज्य सरकार का लक्ष्य क्या है कि गाय संरक्षण को आधुनिक कृषि अर्थशास्त्र से जोड़ा जाए, परिवारों को गाय पालने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि प्रयासों में गौशाला स्थापित करना, चारा काटने के जो उपकरण हैं उनके लिए वित्तीय सब्सिडी जो होती है वो प्रोवाइड करना, गांव की जो गौशालाएं हैं उनको समर्थन देना, ये सब। और सरकार ने क्या किया कि जो सड़क दुर्घटना होती है उनमें जो आवारा गाय जो घूमती हैं वो जो घायल हो जाती है उनके इलाज के लिए सुविधाएं बनाने, सड़क या जो राजमार्ग होते हैं उन पर उपस्थिति उसको कम करने की योजना भी बनाई जा रही है सरकार के द्वारा। और ये पहल राज्य के गौ हत्या पर ऐतिहासिक प्रबंध के अनुरूप है और हम लोग कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ आर्थिक पुनरुद्धार के मिश्रण के प्रयासों को ये हम लोगों की तरफ इंडिकेट करती है, दर्शाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को हाल ही में मध्य प्रदेश के न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को हाल ही में मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसने पहला ऑप्शन दिया है हम लोगों को, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सबको पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करते हैं। और याद रखिएगा, जैसा बताया कभी न्यूज में रहा ये चीज जो है कि न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को जो है मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत जो है लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वो न्यायमूर्ति नरेश कुमार गुप्ता जो हैं उनके उत्तराधिकारी हैं, जिनका कार्यकाल पिछले साल 17 अक्टूबर को समाप्त हो गया था। ठीक है, और राज्य का बताया जैसे कि राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है और नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता की समिति के परामर्श के बाद ही की जाती है। मुख्यमंत्री क्या है कि राज्य और जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश हो गए, विधानसभाएं हैं, विधान परिषदें हैं, इनमें विपक्ष के जो नेता होते हैं या विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उनके साथ हम लोग कह सकते हैं कि आम सहमति में लोकायुक्त को नामित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसने कहा है गोल्डन लंगूर के बारे में। किसके बारे में? गोल्डन लंगूर के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। इसने कहा है कि गोल्डन लंगूर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला दिया है कई संगठनों के द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 7,396 गोल्डन लंगूर मौजूद होने का अनुमान लगाया गया था। उन्हें IUCN रेड लिस्ट द्वारा असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो बताना है कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों और कोई भी नहीं। तो याद रखना, सबसे मेन चीज क्या है कि कई संगठनों के द्वारा किया गया नवीनतम सर्वेक्षण था और उसमें अनुमान लगाया गया था कि भारत में गोल्डन लंगूरों की आबादी लगभग 7,396 है, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सर्वेक्षण में शामिल जो संगठन थे उनमें प्राइमेट रिसर्च सेंटर यानी कि एनई जो इंडिया है वो असम वन विभाग, बोलोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल और SSCON और कंजर्वेशन हिमालय, ये सब शामिल हैं। ठीक है, ये सब इसमें जो है शामिल है। दूसरी बात याद रखिएगा, सर्वेक्षण में क्या हुआ था कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है और जो पश्चिमी असम में जो खंडित जंगल है उनको शामिल किया गया था, जिसमें गोल्डन लंगूर की पूरी वितरण श्रृंखला इसमें शामिल थी। क्योंकि ब्लॉक गणना विधि का उपयोग करते हुए लोगों ने या शोधकर्ताओं ने जो सुनहरे लंगूर हैं, जो गोल्डन लंगूर हैं, उनके निवास स्थान को ग्रेड या फिर ब्लॉक में विभाजित किया और प्रत्येक ब्लॉक में मौजूद लंगूरों की गिनती की और जनसंख्या पॉपुलेशन संख्या जो है उसका अनुमान लगाने के लिए ब्लॉक गणना जो है विधि एक सरल और लागत प्रभावी कह सकते हैं कि दृष्टिकोण साबित हुई, सही साबित हुई। और सर्वेक्षण में जो खंडित आवास थे उनमें अस्थिर स्थिति इन सब का पता चला। विशेष रूप से देखोगे तो गैर प्रजनन वाले जो नर समूह थे उनकी अनुपस्थिति के कारण पता चला। यानी कि शोधकर्ताओं ने मानव गतिविधियों से गोल्डन लंगूरों के सामने जो आने वाले जो संभावित खतरे थे उनको कम करने के लिए वृक्षारोपण और चंदवा पुल जो होते हैं उनके माध्यम से खंडित जो आवास है उनके बीच गलियारे के संपर्क की सिफारिश भी की है। ठीक
ठीक है ना। और IUCN रेड लिस्ट के द्वारा लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत, यानी गोल्डन लंगूर मुख्य रूप से पत्तियों, फूलों, फलों, बीज, कलियां जैसे पौधकों के जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करते हैं। यानी कुछ मौसमों में जो अंजीर होती है उन्हें आहार का एक महत्वपूर्ण घटक भी इनका होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट ठीक गलत है अपना जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? योजना का नाम क्या है? इसने ऑप्शन नंबर ए दिया है हम लोगों को, तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्म संवर्धन अभियान। सेकंड इसने दिया है हम लोगों को सांस्कृतिक विरासत संवर्धन योजना। तीसरा दिया है एक विरासत को अपनाएं, और फोर्थ दिया है स्मारक संरक्षण पहल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक विरासत को अपनाएं। क्योंकि याद रखिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में देखोगे तो उसने एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 इस कार्यक्रम की कल्पना की है। यानी कि स्मारकों में कुतुब मीनार है, पुराना किला है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, आगरा का किला है, भीमबेटका मंदिरों के समूह खुजराहो है, आपका सफदरगंज मकबरा है, मामल्लापुरम है, जमाली कमाली है, बलवन के मकबरे के बीच इन सब का क्षेत्र, सूर्य मंदिर है, कोणार्क है, ये सब शामिल है। यानी कि इस योजना के तहत ये ऐसा स्मारकों को गोद लेने के लिए अलग अलग एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन MOU उस पर हस्ताक्षर करेगा जो है। क्योंकि जो एजेंसियां चयनित की गई हैं विशिष्ट स्मारकों के रख रखाव और आगंतुकों के जो अनुभव हैं उनको बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होगी। क्योंकि योजना भारत की विविध विरासत की सुरक्षा में सहयोग महत्व को रेखांकित करती है। राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जो हैं और भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं वो लॉन्च कार्यक्रम में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर की क्या करेंगे, निगरानी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसने कहा है कि DRDO ने MIRV जो तकनीक है उससे लैस अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। और MIRV का पूर्ण रूप क्या है? अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मल्टीपल इंटीग्रेटेड टैक्टिकल रीएंट्री व्हीकल। ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा, पहला दिया है भारत के अंदर रहने वाले अवैध प्रवासियों को हटाना, दूसरा है वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, तीसरा है विदेशियों द्वारा सीमा पर घुसपैठ की जांच करना, और फोर्थ है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। क्योंकि नागरिकता कानून जो है CAA 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया गया। गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने नागरिकता संशोधन नियम यानी कि 2024 की अधिसूचना जो है उसकी सराहना की है। अब 19 के प्रावधान क्या थे भाई? बशर्ते कि क्या है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय इनसे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति हो जिसने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो और जिसे केंद्र सरकार के द्वारा छूट दी गई हो, पासपोर्ट यानी कि भारत में प्रवेश का पासपोर्ट हो, तो जो पासपोर्ट है या पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा 3 जो है उसकी उपधारा 2 के खंड C में देखोगे तो विदेशी अधिनियम 1946 के जो प्रावधान है या उसके तहत बनाए गए जो नियम है, जो आदेश हैं, उनके आवेदन से नहीं होगा, बल्कि इस अधिनियम के जो प्रायोजन होंगे उनके लिए उसे अवैध प्रवासी माना जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के स्टार्टिंग होने की तारीख से जो अवैध प्रवास था, जो नागरिकता के संबंध में इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ
ये कह सकते हैं लंबित कोई भी कार्यवाही उसे नागरिकता प्रदान करने पर क्या कर दी जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस एजेंसी ने चीन सीमा पर बचाव दल तैनात करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए है एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सेकंड है एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, तीसरा है एसएफएफ, विशेष सीमा बल, और फोर्थ है फोर पैरा एसएफ यानी कि उत्तरी कमान। तो किस एजेंसी ने, ये बात कर रहा है किस एजेंसी ने, ठीक है ना, किस एजेंसी ने। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनडीआरएफ। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। क्योंकि याद रखना, जिस एजेंसी आईटीबीपी के साथ समझौता किया है वो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ है। क्योंकि क्या है कि इस सहयोग का उद्देश्य क्या है, जो चीन सीमा के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है आईटीबीपी, उसके साथ बचाव कर्मियों को तैनात करना है। यानी कि पहला जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप है, उसके कारण हिमालय में जो बढ़ती आपदाएं हैं उनकी चिंताओं से ये प्रेरित है। क्योंकि एनडीआरएफ के आप लोग जानते हो जो महानिदेशक हैं वो अतुल करवाल हैं, और उन्होंने आगे के क्षेत्रों में एनडीआरएफ कर्मियों को तैनात करने के लिए आईटीबीपी के साथ क्या किया है, चर्चा का उल्लेख किया है। क्योंकि जो बचाव कर्मी हैं उनकी छोटी टीमों को जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम यानी कि जो राज्य हैं इनमें आईटीबीपी चौकियों पर सह स्थिति किया जाएगा। ठीक है, वहां इनको स्थित किया जाएगा। और एनडीआरएफ की जो अन्य सीमा है उन पर इसी तरह की जो तैनाती है उसके लिए बीएसएफ और सशस्त्र सीमा बल जैसे कि अन्य सीमा सुरक्षा बल हैं उनके साथ परामर्श करने की योजना भी ये बना रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद कुमार, प्रवीण सूद, एएस राजीव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एएस राजीव। ठीक है, एएस राजीव यानी कि श्री एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति उनके द्वारा सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 4(1) के तहत की गई है। और श्री राजीव ने जो है 11 मार्च 2024 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के समक्ष सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है हम लोगों से, और इसमें यह कह रहा है कि फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, सेकंड है जो रूट, तीसरा है यशस्वी जायसवाल और फोर्थ है विराट कोहली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यशस्वी जायसवाल। ठीक है, यशस्वी जायसवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यशस्वी जायसवाल को जो है फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, और यह पुरस्कार भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। ठीक है ना, क्योंकि जायसवाल ने जो है सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने समेत कह सकते हैं कि बल्ले से भी अहम योगदान दिया, अपना बल्लेबाजी में भी, क्योंकि सीरीज के दौरान भारत की समग्र सफलता में उनका प्रदर्शन काफी महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मार्च 2024 में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? मॉरिशस विश्वविद्यालय, सिंगापुर विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या इंडोनेशिया विश्वविद्यालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस विश्वविद्यालय। ठीक है, मॉरिशस विश्वविद्यालय यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है।
राष्ट्रपति मुर्मू जो है मॉरिशस की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं, जहां पर मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी हैं। क्योंकि मुर्मू ने जो है 1901 में भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों पर महात्मा गांधी के प्रभाव का हवाला दिया, जिससे राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को बढ़ावा मिला, जिससे मॉरिशस में बदलाव आया। यानी कि राष्ट्रपति मुर्मू क्या है, एक जीवंत बहुसांस्कृतिक मॉरिशस बनाने के लिए गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने में सर शिवसागर, रामगुलाल और जो अनिरुद्ध जुगनौथ हैं, यानी कि जो मॉरिशस के नेता हैं, उनके योगदान को मान्यता उन्होंने दी है। इसलिए ये उपाधि किसने दी है, मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के केवल गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय राष्ट्रीयता देना चाहता है। अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाया था मैंने, ठीक है ना, तो उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है। अगला सेकंड में कह रहा है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने पर 6 धार्मिक समुदायों को भारतीय नागरिकता के लिए योग्य माना जाता है। कथनों में से कौन सा सही है? अभी बताया था आप लोगों को दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि आईडेक्स पहल के अंतर्गत एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BBS के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध का मूल्य कितना है? इसमें ये हम लोगों से मूल्य पूछ रहा है कि मूल्य क्या है। ठीक है, मूल्य के बारे में इसने पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 200 करोड़ रुपए। ठीक है, 200 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने जो है आईडेक्स पहल के अंतर्गत एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए 200 करोड़ रुपए के अनुबंध पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। यह अनुबंध इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि आईडेक्स पहल के अंतर्गत अंतिम रूप दिए गए सबसे बड़े सौदे का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि समझौता जो है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एंटी ड्रोन सिस्टम की जो खरीद है उसके लिए किया गया था, क्योंकि बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कंपनी है जिसे महत्वपूर्ण अनुबंध दिया गया है। और ये कदम भारत के जो सैन्य बल हैं उनके आधुनिकीकरण के लिए जो तकनीकी नवाचार हैं उनका लाभ उठाने की रक्षा मंत्रालय की प्रतिबद्धता को उजागर भी करते हैं। यानी कि निवेश भारत की रक्षा रणनीति में जो युवा नवप्रवर्तक हैं उनको शामिल करने और उन्नत तकनीक समाधान अपनाने के महत्व को भी ये इंडिकेट करती है, रेखांकित करती है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहां किया है? नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने उद्घाटन किया है किसका? कोचरब आश्रम का। ठीक है ना, कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है और वो कहां किया है? तो ऑप्शन नंबर दिया है इसने लाल किला दिल्ली, इंडिया गेट दिल्ली, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, राजघाट दिल्ली। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साबरमती आश्रम अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी ने जो है साबरमती आश्रम की यात्रा की और कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और गांधी आश्रम जो स्मारक है उसके मास्टर प्लान का शुभारंभ भी किया। यानी कि नरेंद्र मोदी ने जो है गुजरात के साबरमती में मैंने बताया कि उद्घाटन किया, स्मारक मास्टर प्लान का शुभारंभ भी किया। और नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पुण्य स्मरण और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अमृत महोत्सव पहल के महत्व पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो अलग अलग पहलू उनका उल्लेख भी किया, जिसमें राजपथ का पुनर्विकास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के सम्मान में कह सकते हैं कि मूर्तियों की स्थापना भी शामिल है। यानी कि इन्होंने भावी पीढ़ियों के लिए भारतीय विरासत को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में साबरमती आश्रम को बहाल करने में काफी महत्व जो दिया है उसको रेखांकित भी किया है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु सहित दक्षिणी रेलवे में कितने एक स्टेशन एक उत्पाद यानी कि OSP स्टॉलों का उद्घाटन किया है? कितने उनका क्या किया है? उद्घाटन किया है।
तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है 190, 205, 230, 261। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 205। 205 12 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब हुई थी उसके माध्यम से दक्षिणी रेलवे के 205 रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद यानी कि OSOP स्टॉल का उद्घाटन किया। और OSOP योजना जो है विशेष रूप से रेलवे स्टेशनों पर एक मंच प्रदान करके जो है स्थानीय और जो स्वदेशी उत्पाद होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यानी कि सरकार की जो लोकल फॉर वोकल दृष्टिकोण है उसके अनुरूप है, जो कि स्थानीय उत्पादों के उपयोग को समर्थन और मुखर कार्य के रूप में या मुखर करने के महत्व पर जोर देता है। इस पहल का एक महत्वपूर्ण फोकस जो है तमिलनाडु में है, जहां राज्य के 205 रेलवे स्टेशन है, वहां पे 168 स्टेशन स्थित हैं और दक्षिणी रेलवे के अधिकतर क्षेत्रों में योजना की व्यापक पहुंच को भी दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद, जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनके इस्तीफे के बाद मार्च 2024 में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अनिल विज, सेकंड है नायब सिंह सैनी, दुष्यंत चौटाला, बंडारू दत्तात्रेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नायब सिंह सैनी। ठीक है, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी को जो है मनोहर लाल खट्टर के बाद हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। और ये घटनाक्रम बीजेपी और जो जेजेपी है गठबंधन में दे सकते हैं, उनकी दरारों के बीच वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर और उनकी जो पूरी कैबिनेट है उसके इस्तीफे के बाद आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन? मंत्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने राष्ट्रीय स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी का उद्घाटन कहां किया है? कहां पर उसका उद्घाटन किया है? ठीक है, इसने पहला वाला ऑप्शन दिया है हम लोगों को कि कोलकाता पश्चिम बंगाल, मोहाली पंजाब, तीसरा है जयपुर राजस्थान और चौथा है भोपाल मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा मोहाली पंजाब। ठीक है, याद रखना राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की जो मोहाली है उसमें नई फैसिलिटी का लक्ष्य भारत भर के सभी राज्यों को सेवा प्रदान करना है, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है यानी कि उत्तर भारतीय राज्यों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसकी स्थापना नरेंद्र मोदी की जो किसानों की आय है वो दोगुनी करने, उनके आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने या कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने की जो प्राथमिकता है उनको उनके अनुरूपण को लेकर के है। ठीक है, स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी हो गई, गेहूं हो गया, चावल हो गया, सोयाबीन है, मटर है, टमाटर है, यानी कि और भी ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतिवर्ष फसलों की 4 से अधिक पीढ़ियों को प्राप्त करने के लिए एक सटीक नियंत्रक वातावरण का उपयोग करती है जो है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया। तो सबको पता है, बताया था मैंने 2019। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 2019। 11 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था, सबको पता है। ठीक है, और 11 दिसंबर को राज्यसभा ने भी इस उपाय को मंजूरी भी दी थी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है अंडमान और निकोबार कमान ने किस अवसर पर अपना पहला महिला समुद्री निगरानी मिशन शुरू किया है? ऑप्शन ए दिया है इसने हम लोगों को गणतंत्र दिवस, सेकंड है स्वतंत्रता दिवस, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और चौथा है सशस्त्र बल दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्योंकि याद रखिएगा ये मिशन सशस्त्र बलों में समान अवसर प्रदान करने और जो लैंगिक निष्पक्षता है उसको बढ़ावा देने की दिशा में अंडमान और निकोबार कमान की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए शुरू किया गया था। ये ऐतिहासिक मिशन जो है, जो इनास 318 है, उसकी 40वीं वर्षगांठ के दिन शुरू हुआ, जिससे इस आयोजन का महत्व और भी बढ़ गया।
यानी कि इस मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का चयन लैंगिक समानता और सेना में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कमान के समर्थन को रेखांकित करता है। यानी कि ये मिशन सशस्त्र बलों में महिलाओं के योगदान को पहचानने और उसका जश्न मनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस अवसर पर रक्षा मंत्रालय का बयान है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापक प्रयासों को दर्शाता है कि वो महिलाओं को रक्षा क्षेत्र में अलग अलग क्षमताओं में सेवा करने का अवसर दे रहे हैं और उनको अवसर भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे 13 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले आपके वीडियो लेक्चर में 14 तारीख के 14 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।